नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। मैंने लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बहुत से चुनाव कवर किए हैं। चुनावी माहौल के बीच अक्सर ये सुनता रहता हूं कि चुनाव अभी बना नहीं या चुनाव अब बन गया है। बन गया का मतलब होता है तस्वीर साफ हो गई और नहीं बना का मतलब चुनाव फंस गया है। अब मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? दरअसल आज मैंने राजस्थान के सभी 10 संभागों में अपने रिपोर्टर से बातचीत की, कुछ नेताओं से भी बात हुई। इसके साथ ही राजस्थान में चुनाव लड़ रही 6 क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से भी लंबी चर्चा हुई। इनमें कुछ ने तो खुलकर कहा कि चुनाव अभी बना नहीं है, मतलब चुनाव फंसा हुआ है। जो बाकी लोग थे उनकी बातों का लब्बो-लुआब भी कमोबेश यही था। उन सबकी बातों से यही लगा कि राजस्थान का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा यह फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रहा। मतलब चुनाव फंसा हुआ है। अब सवाल है, इसे फंसाया किसने है? इसी सवाल का जवाब आज ढूंढेंगे। पहला सवाल, क्या राजस्थान का चुनाव छोटे दलों की वजह से फंसा हुआ है? दूसरा सवाल, क्या राजस्थान का चुनाव बागी उम्मीदवारों ने फंसाया है? तीसरा सवाल, या फिर इसके लिए निर्दलीय उम्मीदवार जिम्मेदार है? क्या है तस्वीर, ये आज जानने की कोशिश आंकड़ों और तथ्यों के जरिए करते हैं। राजस्थान में मुख्य मुकाबला इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। दोनों पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म होने के बाद इनके बड़े नेताओं का फोकस भी राजस्थान पर ही हो रहा है। 200 सीट वाले राजस्थान में एक कैंडिडेट के निधन के चलते इस बार 199 सीटों पर ही वोटिंग होगी। ज्यादातर सीटों का मुकाबला वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन असली खेल उन सीटों पर है जहां मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसी सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है। जी हां, 199 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में राजस्थान में 75 सीटें ऐसी हैं जहां फाइट ट्रायंगुलर है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है। राजस्थान की यही वो 75 सीटें हैं जहां सत्ता की चाबी छिपी है। जो इन्हें अपने पाले में लाएगा, असली बाजी वही मारेगा। अब सवाल यह है कि यहां किसका पलड़ा भारी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में छोटी बड़ी कई पार्टियां ताल ठोक रही है। इनमें बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दे तो ज्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो खास इलाकों में असर रखती हैं या पर्टिकुलर 1 या 2 विधानसभा में असर रखती हैं। राजस्थान में वो जोर आजमा रही है। ऐसे ही कुछ पार्टियों से जुड़े आंकड़े आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। राजस्थान में बीएसपी ने 185 कैंडिडेट उतारे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने 78, आम आदमी पार्टी ने 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों की को खड़ा किया है। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने 58, आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी 47 और सीपीएम ने 17 कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में उतारे। ये पूरा आंकड़ा है। इनके अलावा भी कई नई और छोटी पार्टियां मैदान में हैं। इन गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियों का राजस्थान में भले ही बड़ा असर ना हो, लेकिन नतीजों के लिहाज से ये बड़ा खेल कर सकते हैं। जहां चुनाव में एक एक वोट के लिए लड़ाई होती है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के सारे दिग्गज ताकत दिखा रहे हो, वहां ये पार्टियां भी सीटें निकालती रही हैं। आपको पिछले यानी 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखाता हूं। इन आंकड़ों को देखिए। बीएसपी 190 सीट पर लड़ी। 2018 का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं और 6 सीट बीएसपी ने यहां पर जीत ली। आरएलपी 58 सीट पर लड़ी और 3 सीट जीत ली। बीटीपी 11 सीट पर लड़कर 2 जगह जीती और आरएलडी 2 सीट लड़कर 1 सीट जीती। सीपीएम 28 सीट पर लड़ी, इसे 2 सीट पर जीत मिली। ये 2018 का आंकड़ा है। ये वही सीपीएम है जिसका देश भर में सफाया होता जा रहा है। हिंदी पट्टी में ज्यादा असर कभी नहीं रहा। 2011 में बंगाल हाथ से निकल गया। केरल को छोड़ दें तो बाकी जगह नामलेवा भी कम ही बचे हैं। इसके बावजूद वो इस बार भी राजस्थान में किस्मत आजमा रही है। इसकी वजह क्या है, ये सुनिए। ये ठीक बात है, राजस्थान में सीपीएम लेफ्ट का थोड़ा सा
एक मौजूदगी है, खासतौर से गंगानगर की जो साइड है, गंगानगर बीकानेर की जो बेल्ट है, वहाँ पर लेफ्ट पार्टीज का एक भूमिका रहती है। लेकिन वो ऐसी भूमिका नहीं है जिसको कि देखा जाए कि कोई बहुत बड़ा कमाल वो कर देंगे। 1 या 2 सीट मैक्सिमम होती हैं जहाँ पर लेफ्ट पार्टी CPM जो है चुनाव लड़ती हैं और जीत सकती हैं, लेकिन उनकी सरकार बनाने में या नीतियाँ बनाने में कोई भूमिका हो, वो ऐसा नहीं है। यह सच है कि CPM का राजस्थान में बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही है और कई साल से कोशिश ये जारी है। अब सवाल है कि उसके अलावा जो छोटी पार्टियां राजस्थान में ताकत आजमा रही है, वो चुनाव पर क्या असर डाल सकती है। राजस्थान के चुनाव में इस बार मुझे लगता है कि छोटे दल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक उदाहरण के तौर पर BSP 4 से 7% वोट वहां उसको मिलते हैं। पिछली बार उसके 6 लोग जीते थे। 30 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार थे BSP के जहां उनका जो वोट प्रतिशत था वो जो जीत का मार्जिन का प्रतिशत था उससे ज़्यादा था। तो छोटे दलों का काफ़ी प्रभाव दिखाई देगा और ऐसे चुनाव में जहां कोई हवा नहीं चल रही है वहां ये छोटे दल और प्रभावी दिखाई देंगे। देखिए, ये सच है कि छोटी पार्टियां या चूंकि ज्यादा बड़ा जनाधार नहीं होता, इसलिए असर भी उनका कम रहेगा। रिजल्ट के पैटर्न में भी हमने यही देखा कि इन्हें ज्यादा सीटों पर जीत नहीं मिली, लेकिन जब ये किसी पार्टी को वोट काटती हैं तो बड़ी विरोधी पार्टियों को फायदा हो जाता है। इस लिहाज से ये बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। इनके अलावा चुनाव की तस्वीर धुंधली बनाए रखने में बागी भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और जिस पार्टी से आए हैं उसका सरदर्द बढ़ा रहे हैं। मैदान में किसके कितने बागी हैं, आइए अब मैं आपको यह आंकड़ा भी दिखा देता हूं। यह आंकड़ा भी कम दिलचस्प नहीं है। इस बार बीजेपी के 25 से ज्यादा बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 23 बागी मैदान में हैं। इनके अलावा निर्दलीय भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए सरदर्द है। निर्दलियों में कई बागी भी हैं, ये कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी, और दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट जैसा बता रहे हैं चुनावी उलटफेर में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन टेंशन की असली वजह बागी उम्मीदवार ही हैं। पहले आपको बीजेपी के कुछ बड़े बागी उम्मीदवारों के बारे में बता देता हूं। देखिए, झोटवाड़ा में आशु सिंह सुरपुरा बीजेपी के कैंडिडेट राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनौती दे रहे हैं। डिडवाना में यूनुस खान बीजेपी के जितेंद्र जोधा को चैलेंज कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट नहीं दिया, तो वो पार्टी के कैंडिडेट नरपत सिंह राजवी के खिलाफ निर्दलीय मैदान में चुनाव में उतर गए हैं। ये कुछ बड़े चेहरों की बात हुई। बागियों के लिहाज से कांग्रेस ने कड़ा एक्शन लिया। 50 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जो बच गए हैं उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। पिछले चुनाव में यह काम अहमद पटेल ने किया था, इस बार मुकुल वासनिक को राजस्थान भेजा गया है। कोशिश बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां जानती हैं कि बागी अगर मान जाए तो फंसा हुआ चुनाव बन सकता है। वैसे अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए दोनों पार्टियों ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सारे बड़े चेहरे और केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाल रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, एक एक करके। अब ये अगर माहौल को बदल भी दे तो ठीक, वरना कांग्रेस और बीजेपी दोनों की धुकधुकी बढ़ी रहेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज की तारीख में छोटे दलों, बागियों और निर्दलियों ने राजस्थान का चुनाव फंसा दिया है, तो यह बात हुई है राजस्थान में फंसे हुए चुनाव की। बढ़ते आगे और अब आपको दिखाते हैं वसुंधरा की तैयारी, जिससे अशोक गहलोत को हराने की तैयारी हो रही है। क्या है ये तैयारी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है। और इस तैयारी में दोनों जुटे हैं, एक तरफ वसुंधरा और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। हर किसी की जिंदगी में देखिए परीक्षा का वक्त आता है, कोई साधारण इंसान हो या फिर कोई बहुत बड़ी हस्ती। इस सच से हर किसी को गुजरना है। इन दोनों परीक्षाओं का वक्त नेताओं का इन दिनों चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेताओं की परीक्षा पूरी हुई, जबकि राजस्थान में इस परीक्षा की तारीख 25 नवंबर है। आप भी जानते हैं जब परीक्षा नजदीक आती है तो तैयारी में नई धार दिखाई देती है। नेताओं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान के सियासी रण में
केंद्रीय नेताओं की रैलियों का तूफान अभी बाकी है, लेकिन राज्य के बड़े नेता पूरी मुस्तैदी के साथ प्रचार में जुटे हैं। आज मैं आपको कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत और राजस्थान बीजेपी की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे के प्रचार स्टाइल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये दोनों प्रचार कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीते कुछ दिनों में वसुंधरा राजे का सियासी हाव भाव कैसे बदला है, वो पहले कैसे चुनाव में अलग दिख रही थी और अब कैसे एक्टिव हो गई है। आज मैंने वसुंधरा राजे को सोशल मीडिया अकाउंट उनका खंगाला। सुबह होते होते वो अपना शेड्यूल शेयर कर देती हैं। एक एक दिन में 4 से 5 जगह पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। उनके कुछ करीबी नेताओं से मेरी बात भी हुई, जिन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से ही वसुंधरा राजे दफ्तर में बैठ जाती हैं और 9 बजते ही चुनावी कार्यक्रमों के लिए रवाना हो जाती हैं। कल रात तो उन्होंने 1:30 बजे तक बांसवाड़ा में जनसभा की। आप सोचिए किस कदर मेहनत हो रही है। सुबह से शाम तक वसुंधरा अलग अलग सीटों पर जा रही है। जिन 35 से 40 सीटों पर उनका मजबूत प्रभाव है, वहां वो ज्यादा ताकत लगा रही है। पिछली बार जहां बीजेपी के हार का अंतर 3% से कम रहा था, वहां वसुंधरा और ज्यादा जोर लगा रही है। पिछली बार बीजेपी ने राजस्थान की 73 सीट जीती थी, जिसमें से 50 सीटों पर जो विधायक जीते थे वो वसुंधरा कैंप के माने जाते हैं। वसुंधरा की कोशिश फिर से इन विधायकों को विधानसभा तक पहुंचाने की है, जिसकी एक तस्वीर बांसवाड़ा में भी दिखाई दी। पिछले 2 हफ्ते से वसुंधरा के चुनाव प्रचार में तेजी देखी गई है और माना जा रहा है कि वो करीब 100 सीटों पर चुनाव प्रचार करती हुई दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं। यह बात सच है कि राजस्थान में पिछले कुछ समय से वसुंधरा राजे बीजेपी के फ्रंट फुट कैनवास से गायब थी, लेकिन अब वो फ्रंट फुट पर नजर आने लगी है। चुनावी रैलियों में वो कांग्रेस पर आक्रामक तरीके से वार कर रही हैं। कांग्रेस के वादों और दावों को झूठा भी बता रही हैं। इलेक्शन के 2 दिन पहले एक शख्स आप लोगों के बीच में आए, उन्होंने आपको गिनती सिखाया 1 से लेके 10 तक, 10 से आगे नहीं। 10 दिन के अंदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी कर्ज है वो सब 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 माफ हो जाएंगे। 5 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ। सीएम के लिए एक तरफ अघोषित तौर पर वसुंधरा राजे हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के सियासी रिवाज को बदलने की है, यानी सत्ता बचाए रखने की। आज मेरी अशोक गहलोत के कुछ करीबी नेताओं से भी बात हुई, उनके चुनावी शेड्यूल पर बात हुई, वो मैं आपको बता देता हूं। वसुंधरा का शेड्यूल आपने देखा, अशोक गहलोत का शेड्यूल क्या रहता है ये देखिए। सुबह 6 बजे उठने के बाद गहलोत घर पर ही योग करते हैं। 9 बजे से उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया हुआ होता है। इसके बाद करीब 10 बजे चुनावी कार्यक्रमों के लिए वो निकल जाते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में वो करीब 4 से 5 जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते करते रात के 8 भी बज जाते हैं और फिर आवास पर कुछ जरूरी मीटिंगें करते हैं। पूरे प्रदेश भर का फीडबैक लेते हैं। हर रोज 10 बजे वॉर रूम भी उनको जाना होता है, जहां से वापस लौटने में रात के 12 बज जाते हैं और घर पर ही करीब 2 बजे तक मीटिंग करते हैं। पूरे प्रदेश का फीडबैक लेते हैं, एक सीट कर, उसके बाद आराम करते हैं। उनके करीबियों ने बताया कि गहलोत 23 नवंबर तक करीब 100 रैलियां राजस्थान में अलग अलग सीटों पर कर लेंगे। चुनाव के आखिरी दिनों में लगभग हर नेता पर बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी रूटीन भी कुछ इसी तरह की रहती है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अशोक गहलोत इस बार पूरा चुनाव प्रचार जिन मुद्दों के सहारे लड़ रहे हैं, वो चुनावी सभाओं में बीजेपी पर हमला करने से ज्यादा अपनी रिपोर्ट कार्ड और भविष्य की गारंटी जनता के बीच ले जाने में लगे हैं। अशोक गहलोत की हर चुनावी सभा में कुछ कॉमन मुद्दे हैं, जैसे चिरंजीवी योजना, पुरानी पेंशन स्कीम, 1000 रुपए पेंशन, महंगाई राहत कैंप का जिक्र करना, सरकारी नौकरी के आंकड़े गिनाना और भविष्य में नौकरी देने का वादा करना। इसके अलावा वो 7 गारंटी भी गिनाते रहते हैं, जो कांग्रेस ने बतौर घोषणा पत्र इस बार जारी की है। 10 वादे पूरे कर रहे हैं हमने। महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को लगभग मिल चुके हैं, 1 करोड़ लगभग मिलने वाले हैं सेकेंड फेज के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से राइट टू हेल्थ का दुर्घटना बीमा अलग है। आगे आने वाले वक्त में और गारंटी देंगे हम लोग, आपको गारंटी मिलेगी, आपको गारंटी आधारित सरकार चलेगी आने वाले वक्त के अंदर।
मैंने आज शुरुआत में आपको बताया था कि राजस्थान का मुकाबला बुरी तरह फंसा हुआ है और यह जमीनी रिपोर्ट है जिसे दोनों पार्टियां बखूबी समझ रही हैं। अशोक गहलोत को पता है कि उन्हें वो करिश्मा दिखाना है जो लंबे वक्त से राजस्थान में दिखाई नहीं दिया। अशोक गहलोत के खिलाफ वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। अशोक गहलोत के खिलाफ एक तरीके से केंद्र के जो बड़े नेता हैं वो ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। और जो शुरुआत में लग रहा था कि अशोक गहलोत कम से कम इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। चुनाव से पहले पार्टियां लोकल स्तर पर सर्वे भी कराती हैं। उसी सर्वे के बाद पार्टियों की धड़कन और ज्यादा बढ़ गई। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि इसी सर्वे के बाद वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी ने अपना सियासी नजरिया बदला और यह भी साबित हुआ कि अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा सिर्फ जरूरी नहीं, एक बड़ी मजबूरी भी है। वसुंधरा जी बीजेपी की काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और ऐसा नहीं होगा कि वो कोई अपनी जानबूझ करके अपनी ताकत न लगाएं। सबसे बड़ी नेता हैं राजस्थान में, अभी तक मुख्यमंत्री रही हैं इतनी बार, तो वो भी है। और गहलोत जी के लिए तो जाहिर सी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में गहलोत जी ही हाईकमान हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, सारा फैसला उन्हीं को करना है, तो एक उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसलिए दोनों नेता पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों के राज्य की सियासत में कद्दावर चेहरे हैं। दोनों ने ही इस चुनाव प्रचार में पूरी जान लगा दी। एक तरह से कहा जाए दोनों पार्टियों की तरफ से सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार यही दोनों नेता कर रहे हैं। ये तो बात हुई राजस्थान की। अब बात करेंगे एक दूसरे चुनावी राज्य की, जहां से बड़ी एक रोचक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप देखेंगे तो कुछ हैरत में भी आप जरूर पड़ सकते हैं। देखिए, साम दाम दंड भेद चाणक्य काल से चली आ रही ये नीति इन दिनों राजनीति का बेहद जरूरी अंग है। बदले हुए दौर में से मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाता है। आज जब कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए घोषणा पत्र जारी किया तो यह चाणक्य नीति मेरे दिमाग में फिर से ताजा हो। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र की कुछ जरूरी और रोचक बातें बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन बातों को बड़े गौर से देखिएगा। तेलंगाना में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि अगर वो सरकार में आती है तो हिंदू बेटी की शादी के वक्त 1 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात है। जबकि अल्पसंख्यक लड़की की शादी के वक्त 1,60,000 रुपए दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा पाने वाली हर लड़की को फ्री स्कूटी देने का वादा है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा सबको। तेलंगाना आंदोलन में जो लोग मारे गए उन लोगों के आश्रितों को 25,000 रुपए महीने की पेंशन और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। उन्हें 250 गज के प्लॉट देने, किसानों का 1 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने का वादा है। किसानों को 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। पेंडिंग ट्रैफिक चालान को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए 50% छूट के साथ क्लियर किया जाएगा। राजस्थान मॉडल की तरह स्विगी, जोमैटो, ओला और उबर जैसी कंपनियों के लिए फील्ड पर काम करने वाले असंगठित क्षेत्रों के सामाजिक सुरक्षा देने का भी वादा किया है। ये बड़े वादे कांग्रेस ने किए तेलंगाना में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह के तमाम वादे हैं जो बताते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियां किस तरह से जोर लगाती हैं। कांग्रेस की तरफ से ही घोषणा पत्र जारी करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद पहुंचे थे। मैंने अभी आपको सिर्फ वो वादे दिखाए जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जारी किए। इससे पहले कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से भी गारंटी दी गई है। 6 गारंटी दी गई है जिनका जिक्र खड़गे ने किया है। 6 गारंटी आपको दे रहे हैं। जैसा कर्नाटक में हम 5 गारंटी देकर और वहां के जनता को
आज 5 गारंटी का जो डेट दिए थे आज वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये जो भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट है। पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 19 सीट मिली, लेकिन कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस का उत्साह और ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज राहुल गांधी तेलंगाना के वारंगल में थे। उन्होंने भी मंच से उन वायदों का जिक्र किया जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के हर किसान को कहना चाहता हूं कि आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार फ्री में फिर से गारंटी करके बिजली देगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 500 रुपए का आपको सिलेंडर मिलेगा। हर महिला को 2500 रुपए महीने के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से जारी किया घोषणा पत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग है और इसके पीछे दक्षिण भारत की सियासत है। अक्सर मैं देखता हूं कि जब दक्षिण भारत के किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है तो इस तरह के चुनावी वायदों की भरमार होती है। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस ने ही ऐसे वायदे किए। वहां अभी जो पार्टी सत्ता में है उस बीआरएस के वादे भी कुछ कम नहीं है। उन्हें भी जरा समझिए, देखिए। महिलाओं को कर्ज देने की बात कही गई। महिलाओं को महीने में 3000 रुपए तक का वायदा किया गया है। गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने का वायदा किया है। किसानों को सालाना 16,000 रुपए देने की गारंटी है। खेती के लिए 250 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है और बुजुर्गों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देने की बात बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र में कही है। तेलंगाना की राजनीति के जानकार यह भी मानते हैं कि इस बार बीआरएस और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक से बढ़कर एक वादे कर रही हैं और जहां तक सवाल बीजेपी का है तो वो 18 नवंबर को जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस के चुनावी वायदों पर तंज जरूर कस रही है। देखिए, अभी बीआरएस का मैनिफेस्टो देखे हम और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखे, ये क्या है, ये अनइम्प्लीमेंटेड मैनिफेस्टोस है। प्रियंका गांधी खुद ने बताया कि जो युवा है सबके लिए हम रोजगारी देंगे। आज तक नहीं हुआ, अभी भी चुनाव आया। तो ये अनइम्प्लीमेंटेड जो मैनिफेस्टोस है उसमें हम ज़्यादा दखल नहीं देंगे। उसमें चुनावी घोषणाएं देखकर एक बात साफ है कि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित होता है। इसकी दूसरी कहानी क्या है वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, उसको समझिए। 2019 में तेलंगाना पर 1,91,203 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2023 में आकर 3,66,306 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी पिछले 4 सालों में तेलंगाना की बकाया देनदारियां 92% बढ़ी हैं, यानी करीब करीब दोगुनी। तेलंगाना के हर व्यक्ति पर इस वक्त करीब 1 लाख रुपए का कर्ज है। अगर इस आंकड़े को देखते हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि कुछ राज्यों को सिर्फ चुनावी रेवड़ी बांटने की ही चिंता होती है। इस बात की चिंता बहुत कम होती है कि उनका राज्य कर्ज के बोझ से कैसे उतरे, और चुनाव का घोषणा पत्र इशारा करता है कि बोझ आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां की जनता ने आज अपना अंतिम फैसला सुना दिया। चुनावी वायदों की गूंज और नेताओं के भाषण के बाद आज बारी वोटर की थी। कई जिलों में जबरदस्त वोटिंग हुई तो कई जिले पिछले कई बार की तरह वोटिंग के मामले में काफी पीछे रहे। मालवा जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई तो भिंड में सबसे कम मतदान हुआ। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो शाम 5 बजे तक 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। आंकड़ा भी अपडेट होना है। अब आपको पिछले कुछ चुनावों का वोट प्रतिशत भी आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में 2008 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य में 69% वोटिंग हुई थी। उसके बाद 2013 में 72% वोटिंग हुई, 2018 में आंकड़ा 75% हुआ और इस बार शाम 5 बजे तक 71.11% वोटिंग हुई, जो थोड़ी बहुत और बढ़ेगी अभी, लेकिन उतनी ज्यादा बढ़ती है नहीं बढ़ती, इसके थोड़े से इंतजार की जरूरत और है। बहरहाल जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है या घटता है तो सियासी गलियारों में इसके तमाम मायने निकाले जाते हैं। पिछली बार
जब मध्य प्रदेश में 3% वोट बढ़े थे तो कांग्रेस को फायदा हुआ था। इसी तरह जब 2003 में वोटिंग 7% से ज्यादा बढ़ी थी तो वहां कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी और तभी बीजेपी की सरकार बनी थी। यानी अगर वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा इजाफा हो तो बदलाव के बारे में बात तेज हो जाती है। फिलहाल आप दोनों दलों का इस वक्त जो दावा है उसको सुनिए, जो बहुमत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से सनातन की मजबूती, वो जो लोग सिर्फ सनातन पर ही सवाल उठाते हैं, इसके लिए भी कमल का बटन दबाना जरूरी है। कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। कितनी सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर 2/3 बहुमत भी आ सकता है। हर बार मैं कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की। आज भी मेरा प्रेडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। मैं मानता हूं 500% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे का है। पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले थे। ऐसे में अगर इस बार किसी को भी वोट फीसद के मामले में बढ़त मिलती है तो वो आगे निकल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।